बच्चों, आज हम गतिविधि द्वारा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो हम ड्राइव करेंगे फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम क्या होता है इसको हम समझेंगे। देखिए, एक ऐसी आकृति जो होती है ये क्या कहलाती है? समांतर चतुर्भुज, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो इसमें हम इस वीडियो में हम इसके गुण धर्म भी सीखेंगे, समांतर चतुर्भुज की रचना करना सीखेंगे, और साथ ही साथ समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनता है, क्या होता है, उसको निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समांतर चतुर्भुज बोलते किसको हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा क्या है इसकी। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है, देखिए, जिसमें सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। A parallelogram is a quadrilateral in which the opposite sides, सम्मुख भुजाएं मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, यानी कि अपोजिट साइड किनको बोलेंगे हम? देखो जरा सा, अभी इसके गुण धर्म की बात करते हैं। तो अपोजिट साइड्स सम्मुख भुजाओं को हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके गुण धर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के गुण धर्म हमको पता होनी चाहिए। तो पहला गुण धर्म है इसका, सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। देखिए जरा सा, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो सम्मुख भुजाएं किनको बोलते हैं? देखो, यहाँ पर ए बी है भुजा, इसके सम्मुख भुजा माने इसके विपरीत। ठीक है, विपरीत भुजा को, अपोजिट साइड को सम्मुख भुजा बोलते हैं। तो ए बी और डी सी ये कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। देखिए, इसको समांतर है का चिन्ह ऐसे होता है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है, ए बी भुजा डी सी भुजा के समांतर होगी। और ए डी के सम्मुख कौन सी भुजा है? बी सी है। ठीक है, और बी सी किसके समांतर होगी? ए डी की। ठीक है, ए डी और बी सी भी क्या होंगे? समांतर होंगे। यानी कि सम्मुख भुजाएं ए बी और डी सी, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ए बी समांतर होगा डी सी के, और ए डी समांतर होगा बी सी के। ठीक है, यह पहला गुण धर्म है। दूसरा गुण धर्म है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं। ठीक है, यानी कि ए बी जो होगा, ए बी किसके बराबर होगी? ए बी बराबर होगा डी सी के, और ए डी किसके बराबर होगा? बी सी के। ठीक है, तो ये बराबर भी होंगी। ये वाली जो समांतर भुजाएं हैं वो आपस में बराबर भी होंगी, इक्वल होंगी। तो ए बी बराबर है डी सी के, और ए डी बराबर है बी सी के। ठीक, तीसरी बात, तीसरा गुण धर्म है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब सम्मुख कोण किनको बोलेंगे? देखिए, सम्मुख कोण माने ये भी कौन से? विपरीत कोण। ठीक है, कोण ए के विपरीत कौन सा है? देखिए, इस कोण का विपरीत देखेंगे हम तो ये कोण होगा। ठीक, और इस कोण का विपरीत कौन सा कोण होगा? यह वाला कोण। सामने, आमने सामने के कोण को बोलते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण किनको एक कहते हैं हम? आमने सामने जो बन रहे हैं ऐसे। तो ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि जो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि कोण ए किसके बराबर हो गया? कोण सी के बराबर होगा। यदि हम इसको नापेंगे तो ये दोनों कोण बराबर आएंगे। और कोण डी किसके बराबर होता है? कोण बी के बराबर। तो ये तीसरा गुण धर्म हो गया। ठीक है, चौथा गुण धर्म क्या है बच्चों? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये समझना है, इसका मतलब क्या है? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करने का मतलब यह है कि यदि मैं इस वाले विकर्ण इनको बोलते हैं, ए से लेके सी तक की जो लाइन है इसको विकर्ण या डायगोनल बोला जाता है। ठीक है, और ये दो विकर्ण है इसमें, एक तो क्या है? ए सी है, और दूसरा क्या है? बी डी है। तो ये दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करने का मतलब, सबसे पहले तो एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं? बिंदु ओ पर काट रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ओ ए होगा बच्चों, वो ओ सी के बराबर होता है। ठीक है, समद्विभाजित करने का मतलब यह है, यह विकर्ण जो है इस लाइन को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ओ ए ओ सी के बराबर होगा, और ओ बी किसके बराबर होगा? ओ डी के बराबर। ठीक है, तो इसको आप नाप भी सकते हैं। ठीक है, यदि मैं ओ बी को नापूं
ठीक है, इस तार से ओ बी की लंबाई ये है, तो इतना ही क्या है, ओ डी भी है मेरा, ठीक है। ये इसी प्रकार यदि मैं ओ ए को नापूं, जितना इस तार की लंबाई ओ ए के बराबर है, तो यही लंबाई किसके की भी होगी, ओ सी के भी बराबर होगी, ठीक है। ये समझ में आई बात। तो इसको बोलते हैं विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है। अगला गुणधर्म है आसन्न कोण संपूरक होते हैं। देखिए अब आसन्न कोण बोल रहा है, यहाँ पर सम्मुख कोण बोल रहा था, ठीक है। आसन्न कोण अलग होते हैं। आसन्न कोण का मतलब एक इसी भुजा पर बने हुए कोण, ये देखो ये वाला, ये दो कोण कहलाएंगे आसन्न कोण, ठीक है। यानी कि कोण डी धन कोण, यही ऐसे यहाँ पर से समझिए, कोण ए धन कोण बी इसी भुजा पर बने हैं ना, इनको आसन्न कोण बोलते हैं। कोण ए धन कोण बी 180 अंश का होगा, ठीक है। संपूरक का मतलब सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि उनका योग 180 अंश होता है। तो कोण ए धन कोण बी 180 अंश का होगा, कोण सी धन कोण डी भी 180 अंश का होगा। इसी प्रकार कोण ए धन कोण डी भी 180 अंश का होगा, और कोण बी धन कोण सी भी 180 अंश का होगा। तो बच्चों ये इसके क्या हैं, जो मुख्य प्रॉपर्टीज हैं। अब हम इसकी रचना कैसे करते हैं ये हमको समझना है। तो रचना करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे। मैंने खींचा इसको 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 0 है, यहाँ पर 9 है मेरा, तो स्केल से 9 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर खींच लेता हूँ। चलो 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा मैंने, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। मेरे को यहाँ पर 60 अंश का कोण बनाना है माना, ठीक है। अब यहाँ पर कोण बनता है कभी भी हो, सबसे पहले तो कोण हम चांदे से भी बना सकते हैं, प्रकार से भी बनाना सिखा रहा हूँ आपको। देखो 60 अंश का कोण कैसे बनाते हैं, ये आप किसी भी नाप का ले लो, ठीक है। यहाँ पर कोई फिक्स नाप नहीं है, तो हमने क्या किया, एक ऐसे चाप काटना है, ठीक है। फिर इस बिंदु पर प्रकार को रखना है और एक चाप काटना है। देखो ये जो कोण होता है यहाँ पर 60 अंश का बनता है, ठीक है। यदि मैं इसको ऐसे मिला दूँ तो ये 60 अंश का बनेगा। अब यहाँ भी मैं कुछ दूरी ले लेता हूँ, ठीक है, स्केल से ले लेता हूँ। माना मैंने ये दूरी ले लिया आपकी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और मुझे इसको ऐसे मिलाना है। ये मैंने 6 सेंटीमीटर दूरी ली है, यहाँ पर 6 है, ठीक है। यहाँ पर से 0 से 6 तक 6 सेंटीमीटर की, तो ये भुजा मेरी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। अब मुझे क्या करना है बच्चों, देखिए इतना बना दिया मैंने, ठीक है। ये एक एंगल मेरा कितने डिग्री का बना, 60 डिग्री का। यह भुजा मेरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है, इसी भुजा की लंबाई लेनी है। देखिए यहाँ से मैं इतनी ही लंबाई लूँगा, इसी से नाप के, ये 6 सेंटीमीटर, तो ये मेरा इसमें 6 सेंटीमीटर फिक्स हो गया है। अब यहाँ पर क्या करना है, इस पॉइंट से यहाँ पर से एक चाप काटना है इधर को, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखिए ये समझ में आ गया। अब मुझे ये वाली दूरी लेनी है 10 सेंटीमीटर, प्रकार से ही लेंगे। ये 10 सेंटीमीटर दूरी मैंने ले ली ऐसे, ठीक है। अब 10 सेंटीमीटर दूरी को मैं यहाँ पर प्रकार की नोक रखूँगा और ऐसे यहाँ चाप काटूँगा, ठीक है। बस इतना ही करना है। तो आपका फिर उसके बाद क्या करना है, इनको मिला देना है। तो आपका क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम बन के तैयार हो जाएगा। देखिए इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो यदि आप इसको नापेंगे तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही आएगा, देख लो। यदि मैं इसको नापूंगा तो ये भी 10 सेंटीमीटर आएगा, और ये कितना सेंटीमीटर आएगा, यह वाली भुजा नापोगे आप तो ये भी कितने सेंटीमीटर आएगी, जो उधर वाली भुजा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो फिक्स 6 सेंटीमीटर आ रहा है, तो ये वाली भुजा भी कितनी हुई, 6 सेंटीमीटर। ये कोण 60 अंश का है, तो ये वाला कोण भी कितने अंश का होगा, 60 अंश का। तो क्या आप बता सकते हो ये वाला कोण कितने अंश का होगा, तो कितने अंश का होगा बच्चों, क्योंकि ये कोण कैसे होते हैं, अभी पढ़ा ना हमने कि जो आसन्न कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। तो ये 120 अंश का होगा, तभी इनको जोड़ के कितना आएगा, 180 आएगा। और ये भी कितने अंश का होगा, फिर 120 अंश का। ये भी पढ़ा हमने कि जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। सम्मुख भुजाएं कैसी होंगी, बराबर, और सम्मुख भुजाएं कैसे होंगे, समांतर भी होंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं,
समांतर चतुर्भुज की रचना करते हैं। तो इतनी बात आपके समझ में आया होगा, क्योंकि आपको यह समांतर चतुर्भुज बनाना भी है, इसलिए इसकी रचना करने आपको बढ़िया ढंग से आनी चाहिए। ठीक, तो अब हम जाते हैं समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालना। बहुत आसान होता है। देखिए, यह मेरा समांतर चतुर्भुज है एक, ठीक, और यह इसका आधार है B, और ये इसकी क्या है बच्चों, ऊंचाई। ऊंचाई को किससे दिखाते हैं हम, H से दिखाते हैं। ये इसकी ऊंचाई है, इसको ऊंचाई बोलते हैं, और इसको आधार या बेस बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप देखें तो एक इस शीर्ष से इस पर लंब खींचना है मुझे। क्या खींचना है, लंब का मतलब 90 अंश का कोण बनाता हुआ लाइन। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, इसको जो है ना, मैंने इसके ऊपर अलग अलग कलर कर दिए। देखो, इधर रेड कलर हो गया, ठीक है, और इधर ये येलो पीला कलर हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको काट देना है कैंची से, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, कैंची से कट कर देंगे। देखिए इससे क्या होता है, यदि मैं इसको यहाँ से कैंची से कट कर दूँ, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, हम इसको यहाँ चिपका देते हैं ऐसे, ये। ठीक है, समझ आ गई बात। ये अगर आप यहाँ चिपकाएंगे ना तो हमको एक आयत मिल जाता है। समझ आ गई बात, बस इतना समझना है। ये क्या बन गया, मेरा एक आयत बन गया, रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, जिसकी की लंबाई किसके बराबर होगी, B के बराबर, और चौड़ाई किसके बराबर होगी, H के बराबर। ठीक है, थोड़ा इसको इधर रख देता हूँ। तो इस आयत की जो चौड़ाई होगी वो H के बराबर होगी, और लंबाई किसके बराबर होगी, B के बराबर, जो कि समांतर चतुर्भुज का आधार था। ठीक है, तो अब हमने क्या किया इसमें, देखिए, अब जो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा बच्चों, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, क्योंकि उसी को काट के आयत बनाया है ना, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये जो आयत बन रहा है इसकी लंबाई क्या है, B है, चौड़ाई क्या है, H है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, B गुणा H हो जाएगा। यानी कि B क्या था, समांतर चतुर्भुज का आधार था। ठीक है, H क्या थी, इसकी ऊंचाई थी। तो इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बन गया बच्चों, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। इनकी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, B इंटू H। ठीक है, तो ये एक्टिविटी के द्वारा हमने समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकालने का सूत्र बनाया यहाँ पर।